कवियों का सत्कार करता हूँ और बच्चों को प्यार करता हूँ। नौ महीने कोख में हमने गुजारी जिंदगी, माँ तूने फिर पीर सह जग में उतारी जिंदगी। देख कर दर्पण भले हम आज खुश होते रहे, पर लहू से सींच कर माँ ने सवारी जिंदगी, पर लहू से सींच कर माँ ने सवारी जिंदगी। मुश्किलों के दौर में दे साथ प्यारी जिंदगी, सामने हो मौत पर फिर भी न हारी जिंदगी। जीत पक्की है उसी की इस जगत में जान लो, कर्म कर जिसने समय की है सवारी जिंदगी, कर्म कर जिसने समय की है सवारी जिंदगी। और अगला छोटा सा एक छंद घनाक्षरी छंद कुछ यूं हुआ है। चिंता चिता से बुरी सजा रखी ना जी दूरी, चिंता को कर कर रोगी बन जाओगे, लगा लगा अनुमान हर कोई देगा ज्ञान, पीठ पीछे सबसे तो गालियां ही खाओगे। मन यदि गया हार बिखरेगा परिवार, बालकों का बचपन छीन पछताओगे। साहस को लिए संग जीवन में भरो रंग, खुद को कहीं भी नहीं ठगा हुआ पाओगे, खुद को कहीं भी नहीं ठगा हुआ पाओगे। जय हिंद जय भारत। टाइटल है कितना कुछ छूट गया, कितना कुछ छूट गया, सुहाना सा बचपन छूट गया, नंगे पांव धूप में चलना छूट गया, माँ का प्यारा सा आंचल छूट गया, पिता की कड़कदार डांट छूट गई, बचपन का प्यारा सा घर छूट गया, घर पर हक जताना छूट गया, घर के बीच में आंगन छूट गया, पीढ़ा पलंग व चारपाई छूट गई, चारपाई की पांख छूट गई, छोटे बड़े का सम्मान छूट गया, दादी नानी की कहानी छूट गई, संस्कारों की कहानी छूट गई, लोक कथाएं मुंह जबानी छूट गई, पशु पालने की परंपरा छूट गई, मिट्टी के चूल्हे की रोटी छूट गई, ओखली में कूटकर बाजरे की खिचड़ी व दलिया बनाने की परंपरा छूट गई, बेटी का बेटी होने का एहसास छूट गया, सादगी का एहसास छूट गया, लड़कों की भी सादगी छूट गई, अड़ोस पड़ोस की लोक कला छूट गई, बड़ों के साथ बातें करनी छूट गई, कहावतों की सीख पुरानी छूट गई, बेटी की घर बसाने की सीख छूट गई, दामाद का बिन पास शर्माना छूट गया, सारे तीज त्योहार छूट गए, जमाने का आपस का प्यार छूट गया, आधुनिकता की आड़ में इंसान की इंसानियत छूट गई, क्या कुछ नहीं छूटा इस जहां में जब दिल से धड़कन छूट गई। ये दिल से धड़कन छूट गई, इसका अर्थ ये है कि जिंदा इंसानों के अंदर भी दिल से धड़कन छूट गई। थैंक यू। प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आम जनता की अनकही कथा। डोलते शरीर है परिस्थितियों के गुलाम, आज स्वतंत्र हैं तो कल है बंदिशें तमाम, श्रम बिंदु से चमकते इनके चेहरे, श्रम बिंदु से चमकते इनके चेहरे, दिल में बसे जो घाव है गहरे, दौड़ते पैर गरम सड़क पर, कहे ये धरती मेरी है पूरा आसमां मेरा है, पर हर कदम पर क्यों ये अंधेरा है, आज शून्य है मन कल सवालों से घिरा है। संविधान के कागजों से न्याय के दरवाजे तक, संविधान के कागजों से न्याय के दरवाजे तक है घूम रहा मुसाफिर ढूंढता अपना हक, पर आसान नहीं सफेद कुर्ते के काले साए से भिड़ना, इस विख्यात विकृत व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना, क्योंकि सिर्फ टहनियां ही नहीं पूरा वृक्ष बीमार है, या फिर यूं कहूं कि सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं पूरा नेतागण फरार है, सिर्फ वादे ही नहीं इनका भरोसा भी निराकार है। सब्र की कमी नहीं, सब्र की कमी नहीं बल्कि धैर्य ही इनकी पहचान है,
ये पंक्ति छोटी नहीं बड़ी लंबी कतार है कि ये पंक्ति छोटी। उम्मीदों का कल है ढूंढ रहा मेहनत का फल। हाँ, मेहनत का फल, क्योंकि बंगला हवेली के लोभी तो नहीं, पर चाहे एक मकान जो इनका अपना हो। प्रसिद्धि प्रचार से दुश्मनी तो नहीं, पर पहले वह सम्मान जो इनका दिल से हो। ऐशो आराम के देखे स्वप्न नहीं, पर हाँ वो नींद जो संतुष्टि से भरी हो। बस ये है इस देश की आम जनता की कामना, जिनको इतना सरल नहीं नकारना। आखिर में बस यूं कहूंगी कि शरीर और कुछ नहीं, बस ठंड में कांपता जिस्म है, तप्त में बिखरता द्रव्य है। दिन में रोजगार का विघ्न है, रात में आक्रोश का संयम, सपनों में आशाओं का उजाला है, हकीकत में दुनिया का सच काला। आंसू तो बने असलियत का प्रमाण, चेहरे की मुस्कान है आत्मा का खिंचाव, और आत्मा तो ठहरी बेजुबान, और आत्मा तो ठहरी बेजुबान। थैंक यू। बहुत शानदार। सामाजिक विषमताओं पर एक गहरा। आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है समानता का सफर। मैंने एक सवाल देखा जो जवाब से पुराना था, जिसका किताबों में नहीं समाज में ठिकाना था। ये सोच से पैदा हुई एक व्यवस्था थी जो जातिवाद कहलाती थी। पहले जातिवाद क्रूर था, ये दिखता था, बोला जाता था, तत्सम दिखता था, इसलिए पहचाना भी जाता था। आजादी आई, संविधान बना, कानून बदला। आजादी आई, संविधान बना, कानून बदला, लेकिन सामाजिक व्यवहार आज तक ना बदला। वर्तमान जातिवाद घनघोर घटा सा छाया जा रहा है, ये शोर नहीं करता, बस्ती में भांति खोखला कर रहा है। पहले जातिवाद खुलकर करता था वार, और आज सोच में बस गया है ये बनकर संस्कार। आखिर जब समाज ने माना जातिवाद का गहराया है कीड़ा, समाज के कुछ हिस्से ने सही है अत्यंत पीड़ा। तब हुई कोशिश इसे सुलझाने की, और अपनाई गई नीति आरक्षण देने की। आरक्षण से सुरक्षा मिली, आवाज मिली, जहां अंधकार था वहां दीपक की लौ जली। जो दरवाजे सदियों से बंद थे, उनमें पहली बार दस्तक मिली। बहुत बढ़िया। तंत्र ने आरक्षण को पहुंचा दिया अनहद पार, जो मात्र था सहारा बना लिया उसे ही हथियार। जहां था भाईचारा वहां पनप गया अभिमान, मिटाने के स्थान पर बना दिया इसे ही सरकारी पहचान। एक वर्ग अभी भी सामाजिक भेदभाव में रहता है, दूसरा वर्ग अवसरों की असमानता महसूस करता है। फिर वही एक सवाल जो अभी भी मुझे सताता है, अगर था आरक्षण समानता के लिए, तो क्यों ये भेदभाव जगाता है? विषय ये नहीं कि आरक्षण गलत है या सही, ये है कि भटक गए हैं पथ से हम कहीं। इलाज करते हुए इस गलन का आदी हो चुके हैं हमेशा नैतिक चलन का। सोचो जरा, क्या हम रोग मिटा रहे हैं या सिर्फ लक्षण संभाल रहे हैं? सोचो जरा, क्या सच में नेता देश संभाल रहे हैं या बस वोट के लिए कुछ मुद्दे उछाल रहे हैं? विशिष्ट कौशल पद में भी है आरक्षण, तो क्या मेहनत भी है जाति का ही कर्ण? शायद हल एक ही है कि जिस दिन जाति से पहले देखा जाएगा इंसान, उस दिन असमानता पर लग जाएगा विराम। धन्यवाद। राम भला तू कौन बता के कर लेगा, जिसका साथी राम भला तू कौन बता के कर लेगा। अरे वही करे जलील तने, तेरा वही चीर बढ़ावेगा। सोचा ना था मने जमाना, इसे भी रंग दिखावेगा। और जिसके हाथ में लाठी होगी, भेष वही ले जावेगा। बहुत अच्छा। कवियों का सत्कार करता हूँ और बच्चों को प्यार करता हूँ। आज मैं पिछले दिनों एक सर्जरी से निकला और आज मेरा पहला दिन है। तो काद्यान साहब पूछ रहे थे जी अब कैसा महसूस करते हैं। मैंने कहा आज के बाद पता लगेगा कैसा महसूस करते हैं। आने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन काद्यान साहब कई महीने से मेरे पीछे लगे हुए थे कि जी आना है। और
फिर मैंने कहा चलो जब इतना आप जोर दे रहे हैं, मेरी टेस्टिंग भी हो जाएगी साथ साथ, तो मैं आज आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ। स्कूल तो मेरे लिए कोई नया नहीं है, 20 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक मैं इस स्कूल के साथ जुड़ा रहा हूँ। अनेक बार हर फंक्शन में, कार्यक्रम में यहाँ पर आने का मौका मिला। और 2 वर्ष पहले जब मैं रीजनल डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था, तो हरियाणा सरकार ने मुझे मौका दिया डायरेक्टर बना करके कि मैं हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी के माध्यम से पूरे हरियाणा में साहित्यिक गतिविधियों का संचालन करूं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 2 वर्षों में हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें मैं ना गया हूँ और जहाँ पर ये साहित्यिक गोष्ठी कार्यक्रम ना हुए हो। एक फतेहाबाद जिला ही बचा हुआ था, वो आज पूरा हो गया और इस प्रकार हरियाणा की परिक्रमा संपूर्ण हो गई। मुझे जो सरकार ने दायित्व दिया वो डायरेक्टर हिंदी और हरियाणवी के रूप में जो दायित्व मुझे मिला, तो हिंदी तो सब जानते पहचानते हैं, हरियाणा है, हरियाणवी को भी लोग जानते पहचानते हैं, लेकिन मंच पर नाच गाने से ज़्यादा इसका कोई महत्व इतना नहीं। लेकिन मैं क्योंकि साहित्यिक डायरेक्टर हूँ, तो मैंने देखा हरियाणा और हरियाणवी के बारे में पहली बार यूँ कहूँगा कि धक्का ही लगा। पता लगा कि जी हरियाणवी तो भाषा ही नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया कि जब हरियाणवी भाषा ही नहीं तो मैं डायरेक्टर किस चीज़ का बनाऊँ, जो चीज़ ही नहीं उसका डायरेक्टर किस बात का। तो उन्होंने कहा तू हरियाणवी ढूंढ के ला, इसलिए तुझे बनाया। तो साथ ही मेरी ये यात्रा हरियाणवी ढूंढने की भी हुई। डीएवी स्कूल में रहते हुए प्रिंसिपल के रूप में मैंने लगभग 40 वर्षों तक प्रिंसिपल के रूप में काम किया, जो शायद बहुत कम लोगों को मौका मिलता है काम करने का इतना लंबा समय तक। तो हरियाणवी के बारे में लोग आमतौर पर हमारे पास आते अभिभावकगण, बोले जी बच्चा डीएवी स्कूल में दाखिल करवाया था, ये तो हरियाणवी बोलने लग गया, गालियां देने लग गया हरियाणवी में। और मैं सारी उम्र यही समझाता समझाता थक गया कि भाई ना तो हरियाणवी की किताब लगा रखी हमने, ना हरियाणवी की कोई घंटी लगती, ना कोई हरियाणवी बोलता इतना यहाँ, तो हमने कहाँ से सिखा दी। लेकिन ये आरोप सदा लगता रहा। अब जाकर देखा पंजाब पड़ोस में ही है, वहाँ की जो भाषा है पंजाबी है, गुजरात में जाएं गुजराती है, महाराष्ट्र में जाएं मराठी है, हर स्टेट में जहाँ भी जाएं उसकी अपनी भाषा है और इस भाषा को लेकर दंगे तक हो जाते हैं, इतना उनमें स्वाभिमान रहता है। हमारे यहाँ स्कूल बढ़िया वो माना जाता रहा जहाँ हरियाणवी बिल्कुल बैन हो। ये पहला पैमाना ये है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश बोले, इंग्लिश से हमारा कोई दूर दूर का वास्ता नहीं। यहाँ अंग्रेज लोग आए थे, वो हमें पट्टी पढ़ा करके चले गए और उसके रटंत में हमने अंग्रेजी रटना शुरू कर दिया। और ये पब्लिक स्कूल भी खुले। जब ये स्कूल खुले तब मैं गुरुकुल में था कुरुक्षेत्र में, तो तब हम एक डेपुटेशन लेकर डीएवी के प्रधान को उस समय मिले कि जी इन स्कूलों से अंग्रेजियत फैलेगी, हमारी संस्कृति नष्ट होगी। उन्होंने कहा कि अगर हम ये स्कूल नहीं खोलते तो ईसाइयत फैलेगी, लोग ईसाई बन जाएंगे। तो हम तो उसे रोकने के लिए ये उसका अल्टरनेट लेकर के आए। बाद में मुझे भी मौका मिला और हमने ये प्रयत्न किए सदा कि अपनी भारतीय संस्कृति इन स्कूलों के माध्यम से सुरक्षित रहे। 55 स्कूल हैं जिन स्कूलों में मेरा सीधा दखल रहा है, उनके बनाने में, उनकी जमीनें लेने में,
उनका, चाहे मैं प्रिंसिपल रहा, चाहे मैनेजर रहा, चाहे रीजनल डायरेक्टर रहा, हर स्कूल में योजना तो हमारे डीएवी की रही कि हर स्कूल में यज्ञशाला बने। यज्ञशाला एक ऐसा स्थान है जहाँ एक तरह से मंदिर है, जहाँ से संस्कारों की प्राप्ति बच्चे करते हैं। हर स्कूल में धर्म शिक्षक हो, हर स्कूल में धर्म की शिक्षा दी जाए, ये सारी बातें इन डीएवी स्कूलों के माध्यम से सदा से चलती रही और चल रही हैं। और मैं समझता हूँ इसीलिए भारतीयता का ज़्यादा प्रचार भी रहा, क्योंकि आज भी जो लोग, पिछले दिनों मुझे एक पेरेंट्स मिले, कहने लगे जी मेरा बेटा एक कारपोरेट कंपनी में काम करता है, वो बेस्ट एम्प्लॉइज ऑफ द ईयर चुना गया। और जब उससे प्रेस वालों ने पूछा कि इसमें क्या राज है, तो उसने बताया जी मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा, यही राज है। वहाँ से जो काम करने की वर्क कल्चर मैंने जो सीखी, वही मुझे आज इतना मुझे ये अवार्ड दिलवा पाई। और उसने बताया कि जी उसके मंत्र भी वो याद हैं जो मंत्र स्कूल में बच्चे बोलते रहे, यज्ञ क्योंकि हर रोज होता है, तो भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का काम करते रहे। ये मुझे मौका मिला कि मैं पूरा हरियाणा स्तर पर भी, और हरियाणा स्तर पर सबसे पहली बात जो अस्मिता जगाने की है, एक हरियाणवी को जो हरियाणा में रहता है हरियाणवी बनाने की है कि भाई अंग्रेजी छोड़, तू तो हरियाणा का रहने वाला है। ये एहसास ही नहीं किसी को। आप पंजाब में कहें, हमारे स्कूलों में तो जो बेस्ट स्कूल है, खास तौर पर जो क्रिश्चियंस के स्कूल हैं, वो कहते हैं अगर कोई हरियाणवी क्या हिंदी भी बोलेगा तो उस पर जुर्माना होगा। लोग बड़े गदगद होते हैं, बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, और लोग तो ये चाहते हैं बच्चा सुबह जाए टाई लगा करके और शाम को हैट पहन कर इंग्लिश बोलता हुआ वापस आए, तो स्कूल बढ़िया। अब पंजाब में कोई ये बोल कर देखे कि पंजाब में पंजाबी जो बोलेगा उस पर जुर्माना होगा, महाराष्ट्र में बोल के देखे, तमिलनाडु में बोल के देखे, अगले दिन उस स्कूल की ईंटें गिनने वाला नहीं मिलेगा कोई, लोग इतनी तोड़ फोड़ मचा देंगे। ये हरियाणा ही है जहाँ लोग ये कहते हैं जी हरियाणवी क्या भाषा है, क्या ये तो बदतमीज लोगों की भाषा है। माँ हरियाणवी बोलती है, पिता हरियाणवी बोलता है, दादा दादी सब हरियाणवी, सारा परिवार हरियाणवी बोलता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाए तो कहते नहीं हरियाणवी नहीं बोलने। अब हरियाणवी से इतनी नफरत, खुद हरियाणवी बोल रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं, सरकार की मीटिंग में देखता हूँ, किसी भी लेवल की हो, मीटिंग हरियाणवी में होती है, कार्रवाई भले इंग्लिश में लिखी जाए, बातें सब हरियाणवी में करते हैं। और ये अब तो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नीति आई, ये निश्चित कर दिया गया कि 5वीं क्लास तक अपनी माँ बोली मातृभाषा में बच्चा पढ़ेगा। तो हरियाणा की कौन सी होगी, हरियाणा की तो हरियाणवी हो। मुझे किसी ने कहा, एक दिन मैं सीएम हाउस में बैठा हुआ था, यही बात कर रहे थे, बोले जी आप एक पेज लिख लाओ हरियाणवी में जो असभ्य नहीं हो, कोई शब्द उसमें हो ही नहीं सकता, एक सेंटेंस भी नहीं पूरा होता बिना गाली के, कहते हरियाणवी में। मैंने कहा मेरा मुख्यमंत्री जी से टाइम फिक्स कराओ, मैं एक पेज का किताब लिख के लाऊंगा हरियाणवी में। और मैं किताब लिख कर लेकर गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा था एक पेज लिखो, मैं एक किताब लिख लाया हूँ और 10 दिन में लिख के लाया हूँ। और ये चैलेंज करता हूँ, कोई भी इसमें एक शब्द ऐसा ढूंढ के दिखा दे जो असभ्यता की श्रेणी में आता हो। जब मैंने 2-4 पेज पढ़े तो सब लोग बड़े गदगद हुए, बोले जी अगर ऐसी हरियाणवी है फिर तो कोई हर्ज नहीं है। किसी ने कहा जी हरियाणवी में डबल मीनिंग होता है हर शब्द का। मैंने कहा हरियाणवी में क्या, इंग्लिश में भी कई मीनिंग डबल होते हैं, कई सारी भाषाओं में होते हैं, लेकिन लाड एक शब्द है हरियाणवी में, इसका डबल मीनिंग करके बताना। ये लाड बुढ़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, हर किसी के लिए है। आप
लव की डेफिनेशन बदल जाती है उसमें हर एज के साथ साथ, लाड की डेफिनेशन नहीं बदलती। अभी बात कर रहे थे, यही भाई कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि क्या चूरमा क्या बोलते थे? सूट मसर का। सूट मसर का। हाँ। मैंने भी इनसे पहली बार सुना। इतनी बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें हमारे कल्चर में हैं, उसके मुकाबले में ये सड़ा हुआ पिज्जा बर्गर क्या मायने रखता है? आप सारे बच्चे बड़े चाव से कैंटीन में ढूंढते हैं, जंक फूड लाओ जी, जो भी मिल सकता है वो। इस तरह से अपने वो छोड़ दिए सारे कुछ, अपने सारे रिश्ते, अपने सारी परंपराएं वो छोड़ दी। फिर कहते जी देश भगत नहीं बनते। देश भगत ना तो देश का खाना खा रहे, ना देश का पहनावा पहन रहे, ना देश की भाषा बोल रहे, तो देश भक्ति कहाँ से आएगी जी? जो थी थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो जाएगी। तो अब हमने इसी उद्देश्य को लेकर के, और मुझे खुशी है कि जितना साहित्य हरियाणवी में इन 2 सालों में लिखा गया होगा हरियाणा के, क्योंकि ये तो होता है ना, जैसा बॉस है वैसा ही फिर लोग हवा चलाने लगते हैं। अब मैं जहाँ जाता हूँ, जाने के 5-4 दिन में ही 1 महीने में कोई ना कोई मेरी हरियाणवी किताब छप गई जी, इसका विमोचन कर दो। इतनी हरियाणवी किताबें छप रही हैं। 1000 किताबों की तो मैंने लिस्ट बनाई जो मुख्यमंत्री जी को मैंने दी, और मैंने कहा जी कि 76 फिल्में हरियाणवी में बन चुकी हैं। ये उनकी लिस्ट है। पहली फिल्म 1926 में बनी थी, तब तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, हरियाणवी की। हरियाणवी में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हिसार यूनिवर्सिटी और रोहतक यूनिवर्सिटी हरियाणवी में पीएचडी करवाते हैं, डिग्री देते हैं, और ये सरकार की यूनिवर्सिटी है। जब हरियाणवी भाषा ही नहीं तो फिर डिग्री किस बात की दे रही थी, और पीएचडी किस बात में कर रहे हैं? हम हरियाणा साहित्य अकेडमी की तरफ से जो हरियाणवी में किताब लिखे उसे पुरस्कार देते हैं। जो हरियाणवी बढ़िया बढ़िया लेखक है उन्हें बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे पुरस्कार देते हैं। एकेडमी हरियाणा की है, हरियाणा सरकार की है, और हरियाणवी में पुरस्कार तो इन 2 सालों में शुरू नहीं हुए, पिछले 20 साल से चल रहे हैं ये पुरस्कार, ज्यादा सालों से चल रहे हैं, उससे भी ज्यादा। तो जब भाषा ही नहीं, तो मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें देखी और कहा कि जब इतनी सारी बातें थी, हरियाणा सरकार की एजेंसी हरियाणवी में ही काम कर रही है, फिर ये भाषा क्यों नहीं बनी? मैंने कहा जी ये भी किस्मत की बात होती है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। जो काम आपकी किस्मत में ही लिखा हुआ है, इसको कर दोगे तो आप अमर हो जाओगे। तो इस बात पर एक सहमति बनी, और सारा जो हरियाणवी लिटरेचर, हरियाणवी संस्कृति, हर चीज उपलब्ध, अनुवाद उपलब्ध है, हर चीज के अनुवाद हैं। बोले जी लिपि क्या होगी? लिपि देवनागरी लिपि। संविधान में 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता है। 22 में से 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। जब 6 की हो सकती है तो 7वीं की भी हो सकती है, फिर क्या दिक्कत है? तो देवनागरी लिपि होगी। और व्याकरण का जहाँ तक संबंध है, अभी भी व्याकरण हमने लिखवा दी है, और हमारे से पहले भी जय नारायण कौशिक जी ने हरियाणवी शब्दकोश लिखा हुआ, बहुत पहले से लिखा हुआ है। हरियाणवी शब्दकोश है, हरियाणवी व्याकरण है, लिपि है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, लोकगीत हैं, कहानियां हैं, अनुवाद हैं, चुटकुले हैं, फिल्में हैं, गाने हैं, और क्या चाहिए वही भाषा बनने के लिए? ये सारी आवश्यक चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अब मैंने पहले पीपीटी तैयार की थी, अब एक किताब तैयार की है पूरी, जल्दी वो छप करके आ जाएगी। उसके बाद फिर कोई बचेगा नहीं पॉइंट के हम किंतु परंतु कर सके। और मुझे उम्मीद है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया हमें, कि जल्दी इसको हम हरियाणवी को मंत्रिमंडल की बैठक में, फिर विधानसभा में एक्ट बनेगा, और फिर स्कूलों में बकायदा किताबें लगेंगी, एग्जाम होंगे, और सारा कार्यक्रम इस प्रकार से चलेगा। और तब ये भाव पैदा होगा कि हम हरियाणा वासी हैं,
इसलिए हरियाणवी हैं, गौरव की बात है। देश हमारा हिंदुस्तान, उसकी पहली सीढ़ी भारत की अगर कहीं से शुरू होती है, गांव से शुरू होती है। हम अपने गांव पर गर्व करें, फिर प्रदेश पर गर्व करें। अगर ना गांव पर गर्व है ना प्रदेश पर गर्व है, तो ऊपरली सीढ़ी पर कैसे पहुंचेंगे? तो ये बड़ा गौरवशाली विषय है। और आज इस कार्यक्रम में मेरे बारे में वैसे ही प्रसिद्ध रहा, हर मंच संचालक बोलता रहा, मुझे पता नहीं लगता मेरी इज्जत कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। ये पहले डायरेक्टर हैं जिन्हें कोई भी बुला लो सब जगह चले जाते हैं और पूरा टाइम बैठते हैं, सारा दिन, चाहे 6 घंटे चले चाहे 8 घंटे चले। अब क्योंकि मेरा स्वास्थ्य आज इतनी अनुमति नहीं देता, इसलिए आज तो मैं क्षमा चाहूँगा। तो नहीं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सारा सुनूँ, सब जगह सारा सुन के आता हूँ और लास्ट तक जब सारे चले जाते फिर वहाँ से जगह छोड़ता हूँ। तो इस भावना से आज तो यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी लिख सकते हैं। और हमारी ही एक मैगजीन निकलती है हरिगंगा, हर महीने निकलती है, उसमें लिखें तो पारिश्रमिक भी मिलता है, मुफ्त में नहीं लिखवाते। तो बच्चे लिख सकते हैं, हरियाणवी में लिखें, हिंदी में लिखें, किसी भी विषय पर। 2 बच्चियों ने जैसे कविताएं बोली, कोई भी बोल सकता है, कोई भी लिख सकता है। आप सबका स्वागत है और मैं धन्यवाद करूंगा काद्यान साहब का और सभी कवियों का जिन्होंने आज समय निकाला। आप भरपूर आनंद लें। वही साजे हित साजे काम करता है वही जिसमें राम बस्यास है, जिसमें राम बस्यास है। इब सारी बात खोल मने बता दी, इब सारी बात खोल मने बता दी, इस जिसते कारी जान बचेगी। बात छोटी सी थी पर दुख गढ़ाई देगी। हाथ जोड़ मैं बोलियाता हूँ, हाथ जोड़ मैं बोलियाता हूँ, इसी बात नहीं से पढ़े लिखे थे हमने आस बड़ी से, पढ़े लिखे थे हमने आस बड़ी से। स्वच्छता का मन में आज धारा वर्ष से, स्वच्छता का मन में आज धारा वर्ष से। बच्चे बूढ़े और जवान मारा यो मिशन बना से। गांव शहर देश बना देंगे सुंदर, गांव शहर देश बना देंगे सुंदर। दुख की बिया घड़ी मिटेगी, दुख की बिया घड़ी मिटेगी। होगा जग में फिर नाम भारत का, होगा जग में फिर नाम भारत का। दिवाकर की ये कलम चलेगी, दिवाकर की ये कलम चलेगी। एक्चुअली आप लोग युवा हैं और युवा का उल्टा वायु होता है, तो वायु को हम बांध के नहीं रह सकते। वायु स्वतंत्र रहना चाहती है। जब मौका आता है कि आपको सुनना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, तो आपकी मन की जो बेचैनी है वो हम लोग समझ पाते हैं। बेटा बस 2 मिनट की बात हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आप यकीन मानिए, आज आप यहाँ बैठे हैं, बस 1 मिनट बोलूँगा सर मैं। आप यहाँ बैठे हैं तो ये कोई पिछले जन्मों के पुण्य कर्म है कि इतने सैकड़ों विद्यार्थी आपके कॉलेज में, इसमें स्कूल में हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको चुना है आज इन साहित्यकारों की बात सुनने के लिए। साहित्य से भाव साहित्यम, यानी जिसमें हित का भाव होता है बच्चों, सही मायनों में वही साहित्य होता है। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन होता है, आपको पता नहीं चलेगा। आप हो सकता है बहुत से बच्चे जो आज मोबाइल का जमाना है, जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता ना, वो चक्री घूमती है, तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं कि छोड़ो क्या हो रहा है ये। तो उस समय यहाँ बैठ के इतना सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। आज आपको पता नहीं चलेगा, ये आपके अवचेतन मन में ये बातें आ रही हैं। अभी आप निर्माण की अवस्था में हैं, अभी आप बन रहे हैं, तो ये बातें आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप आज यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, यही वो क्षण होते हैं। मैं मानता हूँ पढ़ाई 24 घंटे करते हैं आप लोग, आपके टीचर्स मैंने देखे, कविताएं भी थी, बहुत बेहतरीन था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आज मैं हालांकि GCW सिरसा है और फतेहाबाद है, 2 जगह प्रिंसिपल हूँ, तो बहुत सी बातें, प्रशासनिक मजबूरियाँ बहुत होती हैं। मैडम आप यकीन मानिए, अभी भी मेरे पास कॉल सारे पंचकुला से, तो मेरा मन वहाँ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ के आपको देख रहा था। बहुत से बच्चे बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं इसको, हालांकि कुछ बच्चे मोबाइल्स में लगे हैं, कुछ गप्पे भी मार रहे हैं, लेकिन फिर भी आज आपसे यहाँ आज आप एक बार इन लोगों को सुना करो। बच्चों, हम ज्ञान की प्राप्ति केवल सुनने से और देखने से करते हैं, बोलने से नहीं करते हैं। बोलने से हम केवल ज्ञान का दोहराव करते हैं,
लेकिन जब हम सुनते हैं और देखते हैं तो ज्ञान का हमें प्राप्ति होती है। तो अगर आप ऐसे प्रोग्राम्स में ऐसे कार्यक्रम रहेंगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा इससे। अब क्या है कि समय थोड़ा कम है, आपके पास भी समय वाकई कम है, आपकी छुट्टी का समय है, वरना बहुत सी बातें थी जो मैं आपसे साझा करने की इच्छा थी मेरी, लेकिन अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज मुझे बुलाया। सरस्वती पुत्र सभी कविगण और कविता प्रेमी प्यारे प्यारे बच्चों और शिक्षकगण, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर ओम प्रकाश कादियान जी का, जिन्होंने मुझे इस विशेष आयोजन में आमंत्रित किया। मेरा मानना यह है कि आज के कार्यक्रम की जो असली अतिथि हैं वो कविता ही हैं। एक कवि समाज का आईना होता है, जो कि हमें वर्तमान भी दिखाता है और भविष्य की आहट को भी सुनाता है। ये जो साहित्यकार और रचनाकार यहाँ बैठे हैं, ये केवल हमारा मनोरंजन नहीं करते, ये समाज को सही दिशा देते हैं। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस कार्यक्रम का हम हिस्सा बने। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि कार्यक्रम काफ़ी डिले हो गया है तो बच्चों की बेचैनी भी बढ़ रही है, तो इससे मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ उन्हें आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इस आयोजन में आमंत्रित किया। धन्यवाद। इस स्कूल के बड़े ध्यान से, बड़े लगन से, बड़ी रुचि से बच्चों ने सुना, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि कवियों की आदत क्या होती है। कभी यहाँ स्टेज पे मौका मिल जाता है ना, माइक छोड़ते नीचे बच्चे लेट हो जाए, सर वे निकल जाए। क्या हुआ, एक बार कवि सम्मेलन था और रात को 12 बजे तक 1 बजे तक चलना था। कवि सम्मेलन सुबह 5 बजे तक चलता रहा और एक व्यक्ति कविता सुनते सुनते मर गया। देखो क्या बात है, कविता सुनते सुनते मर गया। अब उनके घर वालों ने कोर्ट में केस कर दिया, तो कवि महोदय को पेश किया गया। तो जज साहब ने बोले भी आपको तो फांसी होगी, आपने तो एक व्यक्ति की हत्या कर दी। बोलो कुछ मांगना है, एक लास्ट अरदास है आपकी, कुछ चाहते हो तो बताओ, वो पूरी करेंगे आपकी और फिर आपको फांसी लगाएंगे। कवि बोला जी मैंने सारा कुछ देख लिया दुनिया में, लेकिन मैंने उस दिन आधी कविता सुनाई, आधी हो गई। तो जज साहब बोले ना इसको बरी करो, मैं नहीं सुनना चाहता। तो कवि तो देखो ऐसे ही है, मैं भी छोटी सी कविता सुनाऊंगा। बच्चों 2 लाइन सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बच्चों के बेहद प्यार है। देसी भाषा में कविता लिखी थी कभी 1995 में, जब आपकी तरह ही छात्र हुआ करते थे, 10वीं क्लास में पढ़ते थे, पढ़ते कम थे, शराब ज्यादा करते थे, सिनेमा पिक्चर देखते थे, गुल्ली डंडे खेलते थे, कविताएं लिखते थे। वो दौर था। जोड़ की पाल पर और नीम की डाल पर, खेत की बाड़ पर और घर की दीवार पर तेरा नाम खुदा पावे, पर न तू आवे ना तेरा कोई संदेश आवे। ये उस फौजी के बारे में लिखी गई है जो घर से चला गया था फौज में, लेकिन उस समय कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, फोन नहीं थे, पत्र व्यवहार भी कम था। निवार की कुर्सी पर, सूत की चारपाई पर, बाजरे की रोटी पर और लस्सी के गिलास पर तेरा नाम खुदा पावे, पर न तू आवे न तेरा समाचार आवे। बीत्या फागुन का महीना, अब तो सावन की फुहार आवे। बीत्या फागुन का महीना, अब तो सावन की फुहार आवे। घन घोर घटा उठी बादल की, बिजली कड़क कड़क डरावे, बिजली कड़क कड़क डरावे। 1 साल हो गया फौज में गए को, ना तू आवे ना तेरा कोई तार आवे। बहुत कविताएं बाद में सुनाऊंगा। और काल बलि खाए एक दिन यूर दुख भरा, मरण तो पर अपने कोई दुख नहीं, अपन ये नहीं पता कि अपना भटकेगा है जी। बोले पानी मारे तिसना भूख न मार दे, धन मिलता नहीं उधारा, जी कर पल्ला बन जाए इसके बाद और ना सारा।
बोले पूर्व निरंजन शाह का चक्कर हो रह सकता है। देखो सबसे ज्यादा सूर्य तक जो भक्ति करे निराली और दुनिया के एक पार्टी बंदरी मोह ममता न टाली दुरु भगत में 5 साल का था। बोले दुरु भगत में पाड़ी जो खिला गगन में तारा और खुद विष्णु भगवान मिल गया स्वर्ग द्वारा। बोले पूर्व निरंजन शाह का चक्कर हो रह सकता है। अबे सत्संग में जान लो सुना में बोले अपने 10वां द्वार मिलेगा फलाना मिलेगा सुना है अपने मिल रहे हैं। बोले 10 उदान ये भी तो कोई अलग है कोई बुला रहा है ये भी तो कोई शक्ति है। बोले 10 उदान शरीर में जो देख आया ना शक्ति सब चीज धोखा दे जे देवा पूजा भक्ति सारी दुनिया ईश्वर ने भक्ति तो आंडा मलंग वाला राम नाम का सत्संग ले ले बन जा सबका प्यार। बोले पूर्व निरंजन शाह का चक्कर हो सकता है। बोले एक दिन ऐसा होगा तेरा भेद पाट ले गुरु शरण बिन बुलाते ने कौन डांट ले सुरेंद्र सिंह तो सहज चाट ले बहरी उम्र की धारा नगर लैंडली छोटी न है मालिक का सारा। पूर्व निरंजन शाह का चक्कर। और डायरेक्टर साहब का धन्यवाद यहाँ पर आए। नीर धरोहर सोसाइटी का धन्यवाद, उन्होंने कवियों के बारे में सोचा। और हमारे बीच बैठे हैं उप महाप्रबंधक और ग्रेड फतेहाबाद के श्री जितेंद्र कुमार जी। इनके पास समय नहीं था, उसके बावजूद भी अपना समय निकाल करके हमारे यहाँ पर आए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। साहित्य का आयोजन रहा, कैसा आयोजन रहा? इस तरह के आयोजन क्या पहले भी होते रहते हैं? क्या अनुभूति रही आज के आपके कार्यक्रम? ये हमारे यहाँ पहली बार हुआ है बच्चों का, और बड़े बड़े कवि यहाँ आए और बच्चों को इतना कुछ सीखने को मिला, हमें इतना कुछ सीखने को मिला। मुझे आज पता चला कि यहाँ इतने अच्छे अच्छे कवि हैं। तो हम आगे आज का प्रोग्राम देख के भविष्य में पूरा ऐसा प्लान है कि बहुत बड़े लेवल पे हम लिटरेचर कॉन्क्लेव कराएंगे। मैं यहाँ साहित्यकारों को बुलाएंगे। मैं यहाँ कार्यक्रम में था, मैंने देखा 2 बच्चियां हैं आपकी, उन्होंने भी काव्य पाठ किया। तो आपको लगता है कि आपके बच्चों में और भी प्रतिभाएं होंगी? एक छोटा कार्यक्रम था, उनके लिए भी आप कुछ करने जा रहे हैं? हाँ जी, हम उनकी सारी टीचर्स भी लिखते हैं, बच्चे भी लिखते हैं हमारे, तो उनकी हम एक किताब निकालने वाले हैं जिनमें उनको सारी पोएम्स को हम इकट्ठा टीचर्स की, बच्चों की, जो भी लिखना चाह रहा है सबकी संकलित करके एक किताब स्कूल के नाम से निकाल। क्या मैसेज देना चाहेंगे साहित्य जगत को? बच्चों में जो आजकल स्ट्रेस है, अगर वो साहित्य से जुड़ जाएं तो सब तरह का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो हर किसी को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, अंदर हमारे साथ है जितेंद्र जी जो अधिकारी हैं और उसके साथ में साहित्य का मन भी रखते हैं। तो आज की इस गोष्ठी में आप शामिल हुए, कैसा अनुभव किया आपने? एक तो प्रशासनिक कार्य होते हैं, उसके साथ एक साहित्य का कार्य हो जाना, किस तरह से देखते हैं? बहुत ही अच्छा लगा। आज की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी और इस मशीनी युग में इस तरह के आयोजन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो कविताएं हैं ना वो मरहम का काम करती हैं। जी जी जी। जो हमारी शांति और संवेदना जो है हमें वो देती हैं कविताएं। तो क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी तो चल ही रही है जी, तो इस तरह के आयोजन जो है ना बहुत ही अच्छे रहे और ये कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा रहा। तो कुछ लिखने का अनुभव भी रहता है या सिर्फ सुनते हैं या शामिल होते हैं, एक श्रोता के तौर पर शामिल? श्रोता के तौर पर ही शामिल होते हैं। अच्छा। तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि हमारा तो कुछ पढ़ने का भी रहता होगा? टेक्निकल काम है तो उसी में ही ज़्यादा। तो साहित्य पढ़ते भी हैं? कभी कभी पढ़ते हैं। कभी बहुत ही अच्छा रहा। वही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन जो है समय समय पर होते रहने चाहिए, क्योंकि जो हमारा से या जो भी टेक्निकल चीज़ों से जो हमारा लगाव है उससे जो है हमारा इरिटेशन और तनाव ज़्यादा बढ़ता है। और ये जो है ये कार्यक्रम सुकून देने वाला है और मन की शांति बढ़ाने वाला। हरियाणा के जिला फतेहाबाद में आज साहित्यिक गोष्ठी हुई, कवि गोष्ठी हुई और इसको जो अध्यक्षता रही वो रही डॉक्टर ओम प्रकाश कादयान जी की, और इसको जो करवाने में सहयोगी रहे वो रहे मताना जी। तो इनसे हम जानना चाहेंगे आज भी कैसे कैसे कार्यक्रम रहा और कैसे आपने इतने कवियों को जोड़ा और साहित्य अकादमी के निदेशक भी यहाँ पहुँचे। तो आप बताइए आपकी संस्था किस तरह से काम करती है और आज कैसे आपके मन में आया कि इस तरह से किया जाए? हमारी जो संस्था है नीर धरोहर सोसाइटी है, वो एक सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा अग्रणी रहती है और सामाजिक कार्यों में भी अगर साहित्य से संबंधित कार्य है वो समय समय पे करवाती रही है। पिछले 10-12 सालों से हमारे कादयान जी है या साहित्य अकादमी है उसके साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं और इस तरह के कार्यक्रम करवाते हैं। पिछले 1 महीने से हम तैयारी कर रहे थे। भी जो फतेहाबाद जिला है वो साहित्य के क्षेत्र में इतना आगे नहीं बढ़ पाया है, तो इसके जो नए नए साहित्यकार है, युवा कवि है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा राज्य स्तरीय प्रोग्राम किया जाए जिससे वो अग्रेसित हो, थोड़ा उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए नीर धरोहर सोसाइटी के माध्यम से हमने यहाँ DAV
पब्लिक स्कूल है उसमें प्रोग्राम रखे है। हरियाणा कला संस्कृति जो है उसके माध्यम से हमने रखे और इसमें काफ़ी कवि आए। हमने पूरे ज़िले के, ये मात्र ज़िले के कवियों के अलावा दूसरे ज़िले के भी, हिसार से, सिरसा से, फतेहाबाद से और जो रोहतक से भी कवि आए, उनको भी हमने यहाँ बुलाया है ताकि, क्योंकि कविता है एक, वो केवल शब्दों का ही खेल नहीं है, वो लोगों को बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध करवाती है। तो इस तरह से जो ये कार्यक्रम हम करवा रहे हैं युवाओं को और जो साहित्य है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करवाए गए। और मुझे खुशी है कि ज़िले के 12-13 कवि यहाँ आए, अन्य ज़िलों के कवि आए और उन्होंने अपनी सुंदर सुंदर रचनाएं इसमें प्रस्तुत की। धन्यवाद। तो ओम प्रकाश कादयान जी, आप भी बताइए, आज जो कार्यक्रम रहा उसका क्या प्रारूप रहा, कैसे लोगों को सम्मानित किया गया, क्या सोचकर आपके मन में आया? आप लगातार साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए, बताइए। ये जी, हम चाह रहे थे कि फतेहाबाद और आसपास के जो साहित्यकार हैं उनको सम्मानित किया जाए, और नीर धरोहर सोसाइटी और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकुला के माध्यम से, तो हमने हरियाणा साहित्य संस्कृति अकादमी है जो उनके निदेशक हैं डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी, उनसे निवेदन किया कि वो यहाँ पर आएँ और साहित्यकारों को आशीर्वाद दें, उनको सम्मानित करें। तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा भी ठीक है, साहित्यकारों के लिए हम हमेशा तैयार हैं और मैं आऊँगा। वो खुद यहाँ पर आज आए और कार्यक्रम अच्छा रहा। नीर धरोहर सोसाइटी पहले भी ये करती रही है, मताना इनका हेड ऑफिस है, और दोनों के सहयोग से नीर धरोहर सोसाइटी और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकुला दोनों के सहयोग से आज का ये कवि सम्मेलन और साहित्यकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें निदेशक महोदय ने और जितेंद्र जी थे यहाँ, अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शत्रुजीत सिंह जी विशिष्ट अतिथि थे। ये सभी यहाँ पर आए आज और इन्होंने साहित्यकारों को सम्मानित किया और साहित्यकारों ने, कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई और रचना सुना करके वाहवाही लूटे। यहाँ जो डीएवी स्कूल है, इनकी मैडम हैं श्रीमती सुनीता मदान जी, इनका सहयोग रहा, बहुत अच्छा बेहतर तरीके से मैनेज किया इन्होंने। अच्छा लगा हमें जो इनका सहयोग मिला। और यहाँ के जो 2 विद्यार्थी थे उन्होंने भी, और 2 टीचर यहाँ के डीएवी स्कूल के, उन्होंने भी अपनी रचनाएं सुनाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आप इसकी पूरी झलकियाँ देख सकते हैं। इस पर जो भी आप कमेंट करना चाहें कमेंट जरूर करें और इसके बारे में अधिक से अधिक हमें बताएं।